जय हिंद दोस्तों। मेरे अपने YouTube चैनल डॉर खास पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। तो इस क्लास में हम बेसिकली जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आकार में या उसकी सतह में किस तरीके से परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप किस तरीके से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई सारी सकेंद्रीय परतों से मिलकर बनी हुई है, जिन परतों को हम 3 तरीके से विभाजित करते हैं। सबसे ऊपरी परत जो है हमारी क्रस्ट कहलाती है, उसके नीचे की परत मेंटल कहलाती है और सबसे आंतरिक संरचना जो है सो सबसे आंतरिक सकेंद्रीय परत कोर कहलाती है। तो जो हमारा सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट यानी भूपर्पटी, वो कई सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, जिसपे ये पृथ्वी की जो गति है इसको हम बलों के आधार पे 2 तरीके से विभाजित करते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। यानी एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। अब देखिए, अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक फोर्स जो मतलब बहिर्जनिक बल जो होता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की सतह में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं और नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। तो अंतर्जनित बल क्या है? अब जैसे यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह में या उसके आकार में कोई भी परिवर्तन अगर जो उसके आंतरिक कारणों की वजह से हो रहा है तो उसे हम अंतर्जनिक फोर्स कहते हैं, यानी इंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है। लेकिन अगर जो पृथ्वी के पृथ्वी की सतह के परिवर्तन, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के जो कारक हैं वो अगर जो उनके उनके जो कारक हैं वो बाहरी रूप है, यानी बाह्य रूप से किसी प्रकार से पृथ्वी की सतह पर कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, यानी बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल जो होते हैं इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। बहिर्जनित बल जो होता है उसका जो सबसे मेन कारण होता है पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, वो है निक्षेपण और अपरदन। अंतर्जनित बल की बात करें तो अंतर्जनित बल में 2 बल मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के कारण बनते हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल क्या होते हैं? पटल विरूपण बल ये होते हैं जैसे कि हमारी जो स्थलमंडलीय प्लेट है वो मूवमेंट करती रहती हैं, गति करती रहती हैं। तो ये कई प्लेटों में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। जब ये प्लेट क्या होती हैं, गति करते करते एक दूसरे के पास आ जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, चढ़ जाती हैं, तो पृथ्वी की सतह में उभार उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पर्वतों का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे हम पर्वत निर्माणकारी बल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से काफी दूर चली जाती हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं हम आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो आकस्मिक रूप से आते हैं, यानी इनकी सूचना पहले से नहीं रहती है। जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फूटना,
और भूस्खलन, लैंडस्लाइड, यानी भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फूटना और लैंडस्लाइड हो जाना, ये पृथ्वी की सतह पर होने वाली ऐसी परिघटनाएं हैं जिनके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं की गई होती है। अब बात करते हैं हम निक्षेपण और अपरदन। ये कारक जो हैं ये बहिर्जनित बल हैं जो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के कारण बनते हैं। तो निक्षेपण और अपरदन के जो सबसे मुख्य कारक हैं उसमें सबसे मुख्य है नदी या बहता जल। दूसरा कारक मान सकते हैं हम समुद्री तरंगें जो होती हैं। और क्या हो सकता है? हिमनद, यानी जो हमारी हिम नदियां होती हैं उनकी वजह से भी हमारे जो पृथ्वी की सतह है उसमें परिवर्तन होता है और नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हवा यानी वायु यानी एयर की वजह से, यानी पवन की वजह से भी नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के जो मुख्य कारक थे वो ये हैं। इन्हीं की वजह से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं और नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है यानी हमारी स्थल मंडल बोल सकते हैं या भूप्रपटी बोल सकते हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है वो उसका जो मेन वजह है, मेन कारण है पृथ्वी की गति है। पृथ्वी की गति जो है उसको, पृथ्वी की गति को उसके बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं और बहिर्जनित बल यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं आकस्मिक बल होते हैं और पटल विरूपण बल होते हैं। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी परिघटनाएं शामिल हैं और पटल विरूपण में जो है पर्वत निवारकारी बल सम्मिलित है। अब बात करते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्स की, तो इसमें निक्षेपण और अपरदन जैसी परिघटना सम्मिलित है जिसके मुख्य कारक जो हैं वो नदी होती है, समुद्री तरंगे होती हैं, हिम नदी होती है, पवन होते हैं। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी यह एक प्राकृतिक परिघटना है। यह परिघटना पृथ्वी के भीतर जो हमारा पिघला हुआ मैग्मा होता है वो लावा होता है, वह पृथ्वी की सतह को फोड़ करके अचानक बाहर आ जाता है। तो इस परिघटना को हम ज्वालामुखी का फूटना कहते हैं। यानी अगर ये पृथ्वी की सतह है, इसके नीचे लावा जो है लिक्विड अवस्था में रहता है, जब यह लावा पृथ्वी की सतह को फोड़ करके बाहर निकलता है तो पृथ्वी की सतह में उभार आ जाता है, और पृथ्वी की सतह को फोड़ करके यह लावा क्या होता है, बाहर आने लगता है। लावा या मैग्मा बोलते हैं। अब बात करते हैं भूकंप। भूकंप भी एक क्या है, प्राकृतिक परिघटना है। इसकी जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगता है। इसकी जो मेन वजह है आखिर भूकंप आता क्यों है, जैसे कि पृथ्वी की जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं वो हमेशा क्या करती रहती हैं, गति करती रहती हैं। इस गति के कारण कंपन उत्पन्न होता है जिस वजह से भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, रिक्टर स्केल में मापी जाती है। अगर जो भूकंप की तीव्रता 2 से कम है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन जब भूकंप की तीव्रता 2 से अधिक या 5 के बराबर तक पहुंच जाती है तब वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है। लेकिन जब भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 6 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जब भूकंप की तीव्रता 7.0 से भी अधिक हो जाती है, यानी 10, 11, 8, 9 जो भी है वहां तक पहुंच जाती है, तब उसे हम बहुत ही शक्तिशाली भूकंप कहते हैं। इस तरह के भूकंप विनाश का कारण बनते हैं। जहां से भूकंप हम उत्पन्न होता है उसे हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। जब उसका प्रभाव सबसे पृथ्वी की सतह पर
केंद्र से सबसे नजदीक होता है तो उस जगह को हम अधिकेंद्र बोलते हैं, यानी एपी सेंटर बोला जाता है। भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर बाहर की ओर निकलती रहती हैं। तो ये रहा भूकंप। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन से जो भी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। यानी मुख्य स्थलाकृतियां कौन सी हैं? पृथ्वी की सतह पर निरंतर अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इसके जो सतह है, इसकी सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं और नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, नए नए लैंड फॉर्म्स के निर्माण होते हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य कारक है, यानी बहता हुआ जल या नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? नदी क्या करती है? बेसिकली जो नदी होती है वो मिट्टी का अपरदन करती है, वह अपने साथ मलबे को बहा करके ले जाती है और जो सतह रहती है उसको अपने बहाव के साथ काटते हुए भी चलती रहती है, बहती रहती है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है, यानी पर्वतों से निकलती है, बहते हुए आती है, तो ढाल के सहारे जब किसी कठोर चट्टान पर गिरती है तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम जलप्रपात कहते हैं। ये जैसे हमारा पर्वत है, ये हमारी नदी है, नदी बहते हुए आई और इस ढाल के सहारे किसी चट्टान पे गिरी, तो इस गिरती है तो कौन सा आकृति का निर्माण होता है? जलप्रपात, यानी झरने का निर्माण होता है। लेकिन जब क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यानी जब नदी मैदानी भागों में आती है तो वो मोड़दार जब नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में आती है तो मोड़दार मार्ग पर चलने लगती है। इस मोड़दार मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं? हम विसर्ग कहते हैं। इन मोड़ों को हम विसर्ग कहते हैं। लगातार अपरदन और निक्षेपण से लूप नदी से कट जाती है। ये विसर्ग क्या होते हैं? लगातार नदियों के द्वारा लाए गए मलबे जो होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं, जिस वजह से ये विसर्ग इस मूल नदी से कटकर अलग हो जाते हैं, यानी मूल नदी से कटकर अलग हो जाते हैं और एक झील का निर्माण करते हैं, एक चांप झील का निर्माण करते हैं। हम इस तरह से जान सकते हैं ये क्या है? एक चांप झील है। ये हमारी नदी है, इससे अलग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? अपरदन और निक्षेपण की वजह से यहाँ मलबे जमा हो गए। इस वजह से यह नदी का जो हिस्सा था विसर्ग जिसे हम बोल रहे थे वो कटकर अलग हो गया और चांप झील का निर्माण किया। चांप झील समुद्र तक पहुंचते पहुंचते, जब मैदानी भागों से बहते बहते नदी समुद्र तक पहुंचती है तो उसका जो बहाव रहता है बहुत धीमा हो जाता है, और बहाव धीमा हो जाने के साथ साथ नदी अपने साथ जो भी मलबा बहा के लाती है वो समुद्र जो मुहाना रहता है समुद्र के किनारे ले जाकर के इकट्ठा कर देती है, जिस वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। नदी के द्वारा बहा कर लाए गए जो अवसाद है वो एक जगह इकट्ठा कर दिए जाते हैं और क्या डेल्टा का निर्माण होता है। यानी जो हमारी ये कई सारी नदी जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। यानी जब मैदानी भागों से निकलकर आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे उसकी गति भी धीमी होती जाती है और वह अनेक धाराओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। इन धाराओं को हम बोलते हैं वितरिका।
यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ जो भी मलबा लाती है या अवसाद लाती है उसका निक्षेप करती है, वह एक जगह क्या करती है, इकट्ठा कर देती है। इन जो धाराएं वितरिका जो बनी रहती है, वितरिका जो बनी रहती है, उसके बीच में नदी इन मलबों को इकट्ठा कर देती है, जिस वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। तो समुद्र की जो तरंगे होती हैं वो लगातार समुद्री तट से टकराती रहती हैं, जिससे अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती रहती है, जिस वजह से कई तरीके की आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि समुद्री गुफा, समुद्री तरंगे लगातार तट से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होती रहती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। ये तट है, बार बार जल आकर के टकरा रहा है। जब ये इस हिस्से का हो जाता है तो इसे हम समुद्री गुफा बोलते हैं। धीरे धीरे ये दरार चौड़ी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। तटीय मेहराब, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, यानी जब लहरें टकराते टकराते क्या होती हैं, चट्टान को इतना काट देती हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका जो हमारी तट है, समुद्री तट है, उसका सिर्फ छत बचता है, तो हम उसे तटीय मेहराब बोलते हैं। स्टैक, लगातार अपरदन होने से छत भी नहीं बचता है। जब छत भी नहीं बचता है तो उसे हम स्टैक कहते हैं, यानी वो सिर्फ खंभे की तरीके ऐसे खड़ा रहेगा, इसको हम बोलते हैं स्टैक। ये हो गया तटीय मेहराब, ये हो गया हमारी समुद्री गुफा। अब बात करते हैं समुद्री भृगु। समुद्री जल में जो बहुत बड़े बड़े चट्टान पर शैलीय तट होते हैं, समुद्री जल में ऊंचे उठे जो शैलीय तट होते हैं, उनको हम समुद्री भृगु बोलते हैं। अब बात करते हैं हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। जो हिम नदियां होती हैं, बर्फ की जो नदियां होती हैं, वो गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। इन गर्तों में जब बर्फ पिघल जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सुंदर झील का निर्माण होता है। पवन के कार्य, पवन जो है, पवन के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां, जैसे रेगिस्तान का जो मैदान होता है उसमें हवा के द्वारा अपरदन और निक्षेपण का कार्य होता है। हवा अपने साथ बालू के कणों को उड़ा करके ले जाती है और किसी स्थान पर इकट्ठा कर देती है, तो उससे नए नए स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे छत्रक शैल, हवा जो है वह किसी भी जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले शैल होते हैं उसके ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को बहुत अच्छे तरीके से काटते हैं, और धीरे धीरे काटते हैं। काटने की वजह से छत्रक शैल का निर्माण होता है, जैसे इस तरीके से। इस तरीके के शैलों का निर्माण रेगिस्तान में वायु के द्वारा होता है, इन्हें हम छत्रक शैल बोलते हैं। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा क्या होता है, रेगिस्तान में हवाएं जो है जब बालू के कण को अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं और किसी स्थान पर गिरा देती हैं, तो छोटे छोटे रेतीली पहाड़ियां बन जाती हैं, तो उन्हें हम रेत का बालू टिब्बा बोलते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती हैं रेत की, तो उसे हम बालू टिब्बा बोलते हैं। लोएस, जब पवन के द्वारा बालू की निक्षेपण का कार्य बहुत बड़े विस्तृत मैदान में होता है, तो तब हम इसे लोएस बोलते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप मैदान पाए जाते हैं। तो ये रहे मुख्य स्थलाकृतियां जो
पानी के जल के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा और पवनों के द्वारा बनाई जाती हैं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले